Hi everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions, part 1 of your class 11 psychology chapter thinking. So आज के हमारे सेशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर थिंकिंग है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे हमारी वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को answer. So in our previous lecture we have discussed the multiple choice questions of this chapter and I hope so कि आपने वो complete कर लिया होगा, चैप्टर आपका अच्छे से complete हो गया होगा. So let's discuss the most important questions. And as we all know कि हम हमारे इस सेशन में very short and short answer type questions को discuss करेंगे. Very short answer type questions में we have questions that is of 2 marks and 30 words. तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आएंगे और 30 वर्ड लिमिट रहेगी, उतने में हमको आंसर करना है. सो लेट्स डिस्कस कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमको उनको आंसर करना है. नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस, जस्ट जो पूछा गया है उतना लिखो और आगे बढ़ जाओ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव इज डिफाइन थिंकिंग. सबसे सिंपल क्वेश्चन, थिंकिंग क्या होती है भैया, यही बताना है आपको. सो वी विल राइट दैट थिंकिंग इज द फाउंडेशन फॉर ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज और प्रोसेसेस and is unique to human beings. थिंकिंग जो है वो सभी कॉग्निटिव प्रोसेसेस या एक्टिविटीज का फाउंडेशन होता है. आप कुछ भी कर रहे होते हो तो आप सबसे पहले क्या एक चीज करते हो, आप थिंकिंग करते हो. बिना थिंकिंग किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते. सो इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर यूनिक होती है. इसमें मैनिपुलेशन होता है, एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी आपको इन्वायरमेंट से मिल रही है, जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको मैनिपुलेट करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, उसे कहाँ पर कैसे यूज करना है ये सारा कुछ एनालाइज करते हो. सो दिस इज बेसिकली व्हाट थिंकिंग. आप इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट की किसी तरह की कोई डेफिनेशन अगर दी गई है तो वो भी नोट कर सकते हो. Is that clear? ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ कैन यू क्लासिफाई द कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे आप. ठीक है, देखो कंसेप्ट्स यूजुअली आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हायरार्कीज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कंसेप्ट जो होते हैं वो जनरली क्लासिफाई होते हैं या तो हायरार्की में या तो लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में. दे आर सुपरऑर्डिनेट, बेसिक, इंटरमीडिएट लेवल एंड सबऑर्डिनेट, दैट इज द लोएस्ट लेवल. अब ये जो कंसेप्ट्स होते हैं इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू 3 पार्ट्स, है ना. 3 पार्ट्स में हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले होगी हमारी सुपरऑर्डिनेट लेवल. अब ये जो सुपर ऑर्डिनेट लेवल है इसमें क्या होता है, इसमें ये एक हाईएस्ट लेवल है ना. अगर थिंकिंग की बात करें तो मान लो ये हाईएस्ट लेवल थिंकिंग है. दूसरा है आपका बेसिक लेवल. बेसिक होता है आपका जो कि इंटरमीडिएट लेवल है. और थर्ड जो आपका है वो है सब ऑर्डिनेट जो कि लोएस्ट लेवल है. तो यहां पर हमने लिख दिया सब ऑर्डिनेट. क्लियर. तो इस तरीके से हम अपने फ्लो चार्ट को बना के और इस तरीके से हम लिख के ये क्लासिफाई कर सकते हैं किसी एक चीज को, कंसेप्ट्स को. तो कंसेप्ट कैसे क्लासिफाई करने हैं, जनरली हायरार्कीज या लेवल्स के बेसिस में होते हैं. अगर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें तो 3 लेवल होते हैं. मान लो आपको किसी चीज को समझना है तो 3 तरह से आप उसको समझ सकते हो. एक हाईएस्ट लेवल पर, एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर और एक जो है बिल्कुल आपके सबऑर्डिनेट या लोएस्ट लेवल पर जाके इस एक चीज को समझा जा सकता है. ऐसा छोटा सा फ्लो चार्ट बना देना और थोड़ा सा लिख देना, आंसर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. जो छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स है ना उनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. इवन आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मतलब आंसर कर सकते हो. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट बना के भी वो चीज दिख जाएगी. फिर एक आध लाइन कुछ लिख दो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट आंसर. ठीक है. जहां पर भी रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि कैसा रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. फाइन. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पीपल मैच प्रोटोटाइप्स. प्रोटोटाइप्स को कैसे मैच किया जाता है या हम कैसे प्रोटोटाइप्स को मैच करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे कि इन प्रोटोटाइप मैचिंग पीपल डिसाइड वेदर एन आइटम इज अ मेंबर ऑफ अ कैटेगरी by comparing it with the most unique items of the category. प्रोटोटाइप मैचिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या जो आइटम है वो किसी कैटेगरी का मेंबर है और इसे कंपेयर करके हम क्या करते हैं उस एक आइटम के यूनिक मतलब
उसको उसके यूनिक कैटेगरी के साथ में उसको कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप्स मैचिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसेप्ट कैटेगरी की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो मान लो फ्रूट्स की कैटेगरी है, कोई आपको आइटम मिल गया, मान लो मैंगो आपको मिल गया, तो आप मैच करोगे क्या ये इस कैटेगरी का मेंबर है, और अगर है तो इसको इसकी कैटेगरी के अंदर और यूनिक आइटम्स के साथ में कंपेयर हम करेंगे। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप मैचिंग जो है वो की जाती है ना। सिंपल कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट में डाउट है या अगर आपको कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो वो आप कैसे समझ सकते हो, कमेंट सेक्शन से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भी लिख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को, टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो एक चीज़ भी मुझे वहाँ पर बता सकते हो, मतलब उससे भी देख सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई टॉपिक को समझना है तो लिंक पे क्लिक कर लो, टॉपिक को अच्छे से समझ लो डिटेल में। क्लियर। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, यहाँ हम किसी चीज़ को डिटेल में नहीं समझने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो आप कैसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करो, वीडियो ओपन हो जाएगा। फाइन, पूरा प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है ऐसी थिंकिंग करना जो कि एक गोल डायरेक्टेड है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, मान लो एग्जाम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब सॉल्यूशन क्या है कि आपको उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए जब आप थिंकिंग करने लग जाते हो, जब आप उस पर वर्क करने लग जाते हो, तो वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब होता है कि थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड। It refers to cognitive processing directed at achieving a goal when the problem solver does not initially know the solution method. इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग के थ्रू हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्वर इनिशियली सॉल्यूशन मेथड को नहीं जानता। जैसे आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एग्जामिनेशन एंजाइटी आपको हो रही है, तो उससे बचने के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो पढ़ाई करने के बारे में आपने सोचा भी है और उस एक बिहेवियर को करने के लिए आप काम करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। सो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फाइन, आप इसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और दूसरी चीज, अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। एग्जाम्पल को आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, जस्ट राइट एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर आप लिख दो कि इफ अ स्टूडेंट इज हैविंग एग्जामिनेशन एंजाइटी सो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज। बस सिंपल एक लाइन में हमने इसको भी अपने एग्जाम्पल को लिख दिया। तो बहुत ज़्यादा डिटेल हमको किसी चीज़ में नहीं जाना है, जस्ट जितना पूछा गया उसको लिखना है। आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह उठा के या 12th में आप जाओगे तब आप देखोगे तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी बहुत बार वो लोग क्वेश्चन ना ऐसा घुमा फिरा के देते हैं कि आपको लगेगा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं तो 30 वर्ड्स में फटाफट से लिख लूंगा। क्वेश्चन ही बहुत बार समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कंसेप्ट अपना बहुत क्लियर रखो, फिर क्वेश्चन कैसा भी आता है आप उसको बहुत ईजिली आंसर कर पाओगे। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो ध्यान से। सीमा is a talented girl, but she usually afraid while doing any science project as she is not motivated by her elders. What happens if people are not motivated? सीमा as such तो बहुत ही talented लड़की है, लेकिन जब भी कोई साइंस प्रोजेक्ट वो करने के लिए मतलब करना चाहती है या करती है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एल्डर्स ने, उसके जो बड़े हैं, उन्होंने उसको इस काम के लिए मोटिवेट ही नहीं किया। क्या होता है जब कोई मोटिवेटेड नहीं होता है? तो क्वेश्चन बेसिकली बस इतना है हमारा कि व्हाट हैपन्स इफ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड। सीमा डर रही है, वो सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन द बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाट हैपन्स इफ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड। तो जब किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या चीजें होती हैं? तो देखो, अगर किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो उनके सारे टैलेंट्स, उनके सारे स्किल्स किसी काम के ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छा कुकिंग करना आता है, मतलब इतना अच्छा कुकिंग करना आता है कि आप किसी 5 स्टार होटल के शेफ को भी मात दे सकते हो, इतना अच्छा बढ़िया टैलेंट आपके पास में है, लेकिन आप कभी कुकिंग करने जाते ही नहीं हो, आप किचन के अंदर तो एंटर ही नहीं करते हो, तो आपके इस स्किल का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। आपका वो टैलेंट अपनी जगह है। मान लो कोई ऐसा चाइल्ड है जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मतलब ही इज हाईली टैलेंटेड, पर वो कभी स्कूल ही नहीं गया,
तो उसकी इस टैलेंट का हम क्या करेंगे? सो देयर इज समथिंग कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, या यहाँ तो चलो अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई, लेकिन मान लो अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, आपको बहुत अच्छी कुकिंग आती है, लेकिन अंदर से आपका कभी मन ही नहीं हुआ कि आप किचन में जाके कोई चीज़ बनाओ, तो आपके उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। Sometimes people give up easily when they encounter a problem or failure in implementing the first step. जैसे मान लो आपको, मैंने कहा कि आपको कुकिंग करने का बड़ा मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर। मान लो आप किचन के अंदर एंटर करते हो, जैसे ही आपने लाइटर लेके गैस को, स्टोव को ऑन करा, या मान लो इंडक्शन ही यूज कर रहे हो, स्विच को ऑन करा, तो एकदम से आपने देखा कि बहुत तेज जो भी बर्तन आपने रखा हुआ था गैस पे, वो बहुत ही तेजी से जलने लग गया, तो आप तुरंत डर जाओगे, तो आप तुरंत से उसको ऑफ कर दोगे, है ना। तो दैट इज समथिंग कि अगर आप फर्स्ट स्टेप पर ही आपको ऐसा थोड़ा डर लगने लग जाए, या आप घबरा जाओ, या आपको फेलियर मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उस एक चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, गिव अप कर देते हो तुरंत। तो दैट मीन्स आपके अंदर कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन है ही नहीं। तो जब मोटिवेशन नहीं होगा तो हमारे स्किल, टैलेंट किसी काम के नहीं होंगे, और दूसरी चीज हम ज्यादा ट्राई नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली गिव अप कर देंगे हर एक चीज को। तो ऐसा होता है जब लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं। सेम हैपेंस विद सीमा के अंदर किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, तो इसलिए साइंस प्रोजेक्ट करने में उसको बहुत ज्यादा डर लगता है और वो उस चीज को कर ही नहीं पाती है। फाइन, तो ऐसे अपने आंसर को लिख लोगे, है ना। अब जैसे ये है, ये आंसर है आपका, मान लो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 वर्ड्स का। इसमें एग्जाम्पल वगैरह और लिख दोगे, 30-35 वर्ड्स का हो जाएगा। योर आंसर विल बी कंप्लीट, राइट। और साथ ही साथ में अगर आप ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 2 पॉइंट्स भी लिख देते हो ना थोड़े अच्छे से, एक आध लाइन में, तो वो भी इनफ है। फाइन, बस वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट इज डिफाइन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। देखो, द काइंड ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट्स विद एन assumption is called deductive reasoning. A general assumption is made that we know or believe to be true, and then we draw a specific conclusion based on this assumption. जैसे मान लो आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ और आप देखो कि सब लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, तो आप इस एक चीज़ को एक अजम्पशन बना लोगे कि शायद किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आ चुकी है जो निकलने वाली है, इसीलिए सब लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। फिर आप एक जनरल अजम्पशन बना लोगे कि जनरली लोग जो हैं वो ट्रेन कैच करने में लेट हो ही जाते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें। तो दैट इज समथिंग कि आपने एक जनरल अजम्पशन बना लिया किसी चीज़ को देख के, और मान लिया कि यही सच है, और फिर आपने उसको लेके एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बना दिया, है ना, कि ट्रेन पकड़ने में तो सभी लोग हमेशा लेट हो ही जाते हैं, सभी लोग भागते भागते रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। अब आप कहोगे हमारे पेरेंट्स तो 9 बजे की ट्रेन में 6 बजे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो मीम्स वगैरह देखने में अच्छा लगता है, बट हम सब जानते हैं कि हम लोग अक्सर लेट हो जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं जाने में। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक जनरल असम्पशन बना देते किसी एक चीज़ को देख के। तो ये जो एक होता है ना कि आपने कोई छोटी सी चीज़ देखी और उसको देख के आपने एक जनरल बना दिया कि सब ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब सब भाग रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, हो सकता है सब ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं भाग रहे हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी का पर्स चोरी हो गया तो इसलिए भाग रहा है रेलवे स्टेशन पे, है ना। तो दैट इज समथिंग कि आप कोई छोटी सी चीज देख के एक पूरा जनरल अजम्पशन बना देते हो, इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। सो द काइंड ऑफ रीजनिंग दैट स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। एक अजम्पशन के साथ में स्टार्ट हुई, ये जनरल अजम्पशन जो है, जो हम जान रहे हैं बिलीव टू बी ट्रू, देन वी ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। तो इस एक जनरल अजम्पशन के बेसिस पर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं, या जनरल टू पर्टिकुलर आ रहे हैं, जनरल टू पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और जब पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि लोग भाग रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मतलब सभी की ट्रेन छूट जाती, सभी लोग लेट हो जाते हैं, तो आपने सबको लेकर उसमें बना दिया, दैट मीन्स आपने एक जनरल अजम्पशन बना दिया। तो एक अजम्पशन के साथ में जो चीज़ स्टार्ट हो रही है, इस तरह की रीजनिंग को डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इसमें हम एक जनरल अजम्पशन क्रिएट करते हैं जो हमको लगता है कि वो सही है, और उसके बेसिस पर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर, इज इट फाइन, ठीक है। ये आ गया समझ में, मतलब यही आपको लिखना है अपने आंसर के अंदर, जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव, पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव, ठीक है। एंड देन वी ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। तो ऐसे जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है ये भी? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप जो ये आंसर बोर्ड पर देख रहे हो,
आंसर बिल्कुल सही है, आप अपने क्वेश्चन में इस तरह का आंसर भी लिख सकते हो, इवन इसको पूरा कॉपी करके भी लिख सकते हो, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज कि आप जो है थोड़ा सा मेहनत करें, खुद से इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में। बुक का थोड़ा सा लैंग्वेज ले सकते हो, थोड़ा यहाँ से ले सकते हो, वहाँ से ले सकते हो, बट क्रिएट योर ओन आंसर, ठीक है, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और आप इन चीज़ों को एग्जाम टाइम में भूलोगे भी नहीं। खुद से आंसर्स बनाने की कोशिश करो, और आपको लगता है कि इसमें मैम ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है, बिल्कुल ऐड करो। मैं सिर्फ दो चीजें आपसे बोल रही हूं कि एक वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो और दूसरा टाइम को ध्यान में रखो। ऐसा ना हो कि एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट्स कंज्यूम कर रहे हो, दिस विल नॉट वर्क। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका 3 to 4 मिनट जा रहा है, दैट इज ओके, बट अगर एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट लगा रहे हो तो आपका पेपर निकल जाएगा, है ना। तो एक इस टाइम का ध्यान रखो। दूसरा वर्ड लिमिट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स बोला गया है, चलो मान लो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ड्स कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन अगर 30 वर्ड्स के आंसर में 80 वर्ड्स लिखने लग जाओ या 60 वर्ड्स लिखने लग जाओ, 50 वर्ड्स लिखने लग जाओ, तो वो आपको कोई 3 मार्क्स तो दे नहीं देंगे, देना उन्हें 2 मार्क्स ही है। तो बेटर है ना, जितना पूछा हम उतना ही लिखें, क्यों हम फालतू में इतनी ज़्यादा मेहनत करें और अपने टाइम को वेस्ट करें। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आंसर आपको जैसे लिखना है, जो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं आप सारा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये चीज़ें ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। अब चाहे एग्जाम 11th क्लास का हो, चाहे एग्जाम 12th क्लास का हो, आगे तक काम आएंगी, ठीक है। चलो, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा क्वेश्चन आ ही गया हमारा। देखो, रीजनिंग जो स्पेसिफिक फैक्ट पर बेस्ड होती है, कोई स्पेसिफिक चीज आपने देखी, उसके बेसिस पर आप एक जनरल कंक्लूजन बना देते हो, है ना। सो मोस्ट केसेस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग आर इंडक्टिव इन नेचर। ज्यादातर हम इसी तरह के जो है इंडक्टिव नेचर की ही चीजों को देखते हैं। मतलब कैसे देखते हैं कि इट इज ड्रॉइंग अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जब लोगों को भूख लगती है तो जनरली वो एक अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, है ना। मतलब अगर आपको भूख लगी है, खाना आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। अब हमने ऐसा रिसर्च करा तो हमको कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिला। मान लो हमने 5 लाख पीपल पर रिसर्च, मतलब पूरा एक पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख है, हमने इसमें से 10,000 पीपल के ऊपर रिसर्च किया, और 10,000 पीपल के ऊपर रिसर्च करने से हमको ये पता चला कि जब उनको भूख लगती है तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस एक स्पेसिफिक फैक्ट के बेसिस पर हमने बोल दिया कि पूरे 5 लाख लोगों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि जब भी लोगों को भूख लगती है तो वो थोड़े सा अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। क्लियर। तो दैट इज समथिंग कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन बना रहे हो, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव कर रहे हो, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। अभी डिडक्टिव में क्या देखा था, जनरल टू पर्टिकुलर, क्लियर। तो ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग होता है, ये भी अजम्पशन से ही है लेकिन स्पेसिफिक फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। क्लियर है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव सरप्राइज। इफेक्टिव सरप्राइज का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। देखो, बर्नर कॉल्स creative thinking as effective surprise. That is, if the product or idea is unusual, the response of most who experience it is one of the instant surprise or of being shocked. इफेक्टिव सरप्राइज को बर्नर ने बताया है। उन्होंने कहा कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, वो इफेक्टिव सरप्राइज होता है। मतलब मान लो कि जो आइडिया है या जो भी प्रोडक्ट आया है क्रिएटिव थिंकिंग का, वो बड़ा ही अनयूजुअल सा है, तो रिस्पॉन्स जो होगा, जो भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो या तो इससे सरप्राइज हो जाएंगे या तो बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। मतलब आपने क्रिएटिव थिंकिंग करके कोई ऐसी चीज सोची जो कोई और नहीं सोच पाया, तो दैट इज समथिंग इफेक्टिव सरप्राइज, और इसे बर्नर ने एक्सप्लेन किया है। आपको एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होता है, ये भी हमने रीजनिंग के अंदर पढ़ा है। देखो, फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज फॉर अ गिवन टास्क और अ प्रॉब्लम। किसी टास्क या किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे आइडियाज को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसे फ्लुएंसी बोलते हैं। द मोर आइडियाज अ पर्सन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट इज फ्लुएंसी एबिलिटी। मतलब जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप 5-6 तरह से सोच सकते हो। जैसे बोला कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आपने इसके 5-6 सोल्यूशन दे दिए। आपने कहा कि स्ट्रेस में आने का कारण ये है कि शायद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ बच्चों को एग्जाम टाइम में ऐसा भी किया जा सकता है कि थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील करवाया जाए और
और सिर्फ एग्जाम की ही बातें उनसे ना की जाए। तीसरी चीज, आपने 3-4 मतलब ऐसे सॉल्यूशन सोच लिए जो कोई नहीं सोच पाया, जो कोई नहीं बोल पाया, आपने वो एक चीज बोल दी। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है ना कि आप किसी टास्क या प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे आइडियाज सोच लेते हो, प्रोड्यूस कर लेते हो, उसे ही फ्लुएंसी बोलते हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 6 थिंकिंग हैट्स। 6 थिंकिंग हैट्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, थिंकिंग में क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो हम बताएंगे। देखो, डी बोनो, इन्होंने एक 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक का डेवलपमेंट किया। इन्होंने बोला कि सुनो, थिंकिंग के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, है ना, और इस एक टेक्निक के थ्रू उन्होंने इसको बताने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि द 6 थिंकिंग हैट्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स फ्रॉम विच एन इशू और प्रॉब्लम इज व्यूड एंड द टेक्निक कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप्स। तो उन्होंने कहा ये जो 6 थिंकिंग हैट्स होती हैं, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को दिखाती हैं कि आप कैसे अलग अलग तरह से किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। ये जो टेक्निक है ये इंडिविजुअली भी यूज़ की जा सकती है, ग्रुप में भी यूज़ की जा सकती है। अब इसमें वो जितने भी 6 कलर्स थे और वो 6 कलर्स कैसे शो हो रहे थे वो पूरा आप यहाँ पर बताओगे, बीच में लिखोगे 6 थिंकिंग हैट्स और फिर वो पूरे जो आपके 6 कलर्स थे, ठीक है, आप वो बताओगे, येलो, वाइट, ब्लू, ब्लैक, जो भी सारे थे वो पूरे। तो ऐसे करके एक थोड़ा सा डायग्राम सा बना देना, अच्छा दिखेगा आंसर में, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ लिख दिया और हो गया। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाना अच्छा दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और ये ज़्यादा टाइम तब नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो पहले से ही प्रैक्टिस करके रखो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से ही आपको रखनी होगी। Now what happens in elimination stage? Elimination stage में क्या होता है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा देना है, ठीक है। तो देखो, elimination stage is associated with the moment we normally associate with emergence of creative ideas. There usually is a feeling of excitement, even satisfaction of having found a creative idea. So elimination stage कौन सी stage होती है, वो stage जो कि associated है with the emergence of creative ideas। जैसे ही creative ideas आना start हो जाते हैं, उस एक stage को हम क्या बोलते हैं, illumination stage। There usually is a feeling of excitement, even satisfaction of having found a creative idea। तो इस स्टेज में क्या होता है, एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है और साथ ही साथ में सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है कि आपने किसी क्रिएटिव आइडिया को फाउंड कर लिया है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, इल्यूमिनेशन स्टेज। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। मेंशन द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में पहली स्टेप कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्रिएटिव थिंकिंग में एक बात करी एलिमिनेशन स्टेज की, यहाँ पर जो पहली स्टेप है क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होने में, इज टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर प्रिवेंटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड देन मेक सिंसियर अटेम्प्ट्स टू ओवरकम द सेम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको क्रिएटिव नहीं सोचने दे रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कॉमन सेंस ही बातों पर बस चल रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं रहे हो, जो आपने सुना है, जो आपने करा है, बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सारी शॉर्टकमिंग्स को ढूंढो, इनको ओवरकम करो। तो पहली स्टेज कौन सी होगी, वो सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो प्रिवेंट कर रहे हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, और इन्हें ढूंढ ढूंढ के जो है खत्म करो, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। थॉट और लैंग्वेज अलग अलग चीज़ें, दोनों का डिबेट पढ़ा है, थॉट वर्सेस लैंग्वेज पढ़ा है ना हमने हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो बोल रहे हैं कि ये जो थॉट और लैंग्वेज है, इनको लेके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, कोई 3 बता दो, ठीक है, कोई 3 जो है वो बता दो। तो देखो, हम सबसे पहले बताएंगे 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। पहला बोलता है लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। आपकी लैंग्वेज आपके थॉट को डिटरमाइन करता है। आप हिंदी में बोलते हो, आप इंग्लिश में बोलते हो, आप फ्रेंच में बोलते हो, आप मराठी में बोलते हो, आप मद्रासी में बोलते हो, आपकी जो लैंग्वेज होगी वही तो आपके थॉट को डिस्क्राइब करेगी ना। अगर मन में कुछ सोच भी रहे हो तो उसके लिए कोई लैंग्वेज तो चाहिए कि अपने आप में बात कहते हो। जब मन ही मन में बात कहते हो तो कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कहते हो क्या, जो प्रॉपर लैंग्वेज बोलते हो उसी में बोलते हो। तो दिस इज द लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट्स। दूसरा व्यू पॉइंट ये बोलता है कि थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज ना, अंदर ही अंदर जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, वही हमारी लैंग्वेज को डिटरमाइन करते हैं कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो वो हमारे थॉट के थ्रू डिटरमाइन होता है। थर्ड बोलता है कि थॉट लैंग्वेज दोनों का डिफरेंट ओरिजिन है, आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेके, एक थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट्स, और तीसरा दोनों आपस में अलग अलग हैं, दोनों के ओरिजिन ही अलग हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। फाइन, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? डाउट आएगा तो सीधे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। फाइन, चलो
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दीज सिंबल्स। अब सिंबल्स को ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें हर एक सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि मैं कल ऑफिस जाऊंगी, तो मैं पहले आएगा, कल बाद में आएगा, फिर मैं ऑफिस आएगा, फिर जाऊंगी। ऐसे बोलूँ जाऊंगी ऑफिस मैं कल, या जाऊंगी कल ऑफिस मैं, ऐसे करना बोलूँ तो ये बिल्कुल प्रॉपर साउंड नहीं कर रहा है। तो वो जो सिंबल्स आप यूज कर रहे हो उसको आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में जो है ऑर्गेनाइज करना होता है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट भी तो करना होगा, बोलना भी होगा, आपस में बात भी करनी होगी। तो दैट इज, दीज आर द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दी सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। जैसे कि मैंने एमसीक्यूज में भी आपको एक चीज बोली थी, चैप्टर को रीड करो, बार बार रीड करो। जितना ज्यादा चैप्टर को रीड करोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पता है एक चीज होती है, जब टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपने टीचर से पढ़ लिया, आपने सुन लिया। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, मैंने आपको कहानी सुनाई, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, आपने सुन भी ली, है ना। अब अगले दिन आपका कोई फ्रेंड एब्सेंट था, उस दिन जिस दिन मैंने कहानी सुनाई, आपका कोई फ्रेंड है, उसने बोला यार मैम ने कोई कहानी सुनाई थी क्या, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, प्लीज मुझे बता दो। आपको थोड़ा थोड़ा चीजें तो याद रहेंगी, बट एग्जैक्ट जैसे मैंने सुनाई थी वैसे नहीं बता पाओगे आप। आपको उसका 70-80% या 60-70% ध्यान रहेगा। अब उसके बाद में मान लो 1-2 महीने बाद मैंने आपसे बोला कि सुनो, जो वो मैंने उस टाइम पे एक कहानी सुनाई थी ना, उसका एक टेस्ट लेने वाली हूं मैं, और तुम लोग उसका आंसर मुझे देना। तो आप उसमें से 40% 30% ही आपको याद रहेगा, बाकी सारा कुछ आप भूल जाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते नहीं है, हम वापस से उनको ध्यान करने की कोशिश नहीं करते। वी आर जस्ट लाइक हमने सुन लिया, हमारी मेमोरी में है एंड दैट्स इट। बट यू नो कि मेमोरी धीरे धीरे करके लैप्स होती चली जाती है, एक टाइम पर स्टेबल हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो, अपने टीचर से सुनते हो, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद आपको याद नहीं रहता। वो आपको याद कब रहेगा? जब आप उसको रीड करोगे, जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अक्सर क्या एक चीज़ करते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, जब मतलब हमने टीचर से सुन लिया तो हमको थोड़ी चीज़ समझ में आई है, जब हम चैप्टर को रीड करते हैं ना, आप करके देखना ये एक चीज़ आपको, मतलब अगर टीचर के समझाने के टाइम आपको 60% समझ में आया था ना, तो जब आप चैप्टर को रीड करोगे आपको 80% चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इवन 100% चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, तो हम पूरे कंसेप्ट को पढ़ के उसका एक पूरा सार निकाल के आपको बताते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। या जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस लाइन में ये दिया है, इस लाइन में ये दिया है। फिर भी जब तक आप खुद से नहीं रीड करोगे, जब तक आप खुद से चैप्टर को नहीं समझोगे ना, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए खुद से पढ़ना ज़रूरी है। आपको हम कितना भी पढ़ा दें, कितना भी होशियार बना दें, अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे तो कभी कोई चीज़ नहीं होगी, है ना। तो खुद से एफर्ट्स करने के अपने अंदर एक मतलब आदत डालो, एक हैबिट बनाओ कि अब सारी चीज़ों को अपने आप से करना है ना। अभी बड़े हो चुके हो, 16, 17, 18 साल के होने वाले हो, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखो कि अब एक हैबिट में इन चीज़ों को ले आओ कि अपने से कैसे ट्राई करें। अभी तक तो ऐसा था, टीचर पढ़ाते थे, ट्यूशन में जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, घर पे पेरेंट्स बोलते थे, सिबलिंग्स बोलते थे, पढ़ लिया। अब अपने आप से करना है ना। तो चैप्टर को रीड करा करो, जब रीड करोगे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। हो सकता है कोई बात टीचर ने जब आपको पढ़ाया तब आपको नहीं शायद समझ में आई होगी, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाए। होती हैं ये चीज़ें, हमने की हैं हमारे टाइम में, है ना। तो इसीलिए आप भी इन चीज़ों को स्टार्ट करो, ये सब आपको आगे तक बहुत काम आएगा। अभी आपको शायद सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, डबल मेहनत क्यों करें, क्यों चैप्टर को रीड करें, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हमको तो वैसे भी समझ में आ जाता है। आप करके देखो, आपकी मेहनत जो है ना वो उतनी ज़्यादा फिर नहीं लगेगी। अभी आप जो पूरा रेक्टाफिकेशन करते हो ना, पढ़ लो कंसेप्ट को याद कर लो, वो वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर को रीड करो, वहां से एमसीक्यूज भी बनाओ, वहां से वेरी शॉर्ट भी बनाओ कि कहाँ से कैसा क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमें थोड़ी ना पता है। ठीक है, चलो, तो आई होप सो इतना सारा जो मैंने बोला उसमें से कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा, और इतने हजारों लाखों बच्चों में से कम एक आध को भी अगर फर्क पड़ेगा ना, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये सुनते रहा करो, करते रहा करो काम। चलो, अब वापस से इधर आ जाओ और वापस से क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बायलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जब आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं और वो 2 लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट भी कर लेते हो, बात भी कर लेते हो। वहीं 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जब आपको आती है,
तो उसको मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे हिंदी भी आती है और मुझे इंग्लिश भी आती है, तो मैं कौन हो गई? मैं बायलिंगुअल हो गई, कि मुझे ये दोनों लैंग्वेज बोलना भी आता है, लिखना भी आता है और बात करना भी आता है इन लैंग्वेजेस में। तो दिस इज बायलिंगुअलिज्म। ठीक है, ये जो हो गया आपका क्या हो गया? ये बायलिंगुअलिज्म हो गया। कहाँ चले गए? इंग्लिश, हाँ। तो ये आपकी दो चीजें होगी बायलिंगुअलिज्म। अब मान लो मुझे हिंदी इंग्लिश के साथ में संस्कृत भी आती है, मराठी भी आती है और भी 2-4 लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट? मल्टीलिंगुअलिज्म। अब एग्जांपल देके भी इस एक चीज को समझा सकते हो ना, तो बहुत सिंपल है। बायलिंगुअलिज्म refers to attaining high levels of skill in communicating through any two languages, while learning of more than two languages is referred to as multilingualism. Fine, good. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज थिंकिंग रिप्रेजेंटेड? थिंकिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये अब आपको बताना है। तो देखो, thinking depends on knowledge we already have, which is represented either in images or words. People usually think using images or words. Thinking जो होती है ना, वो डिपेंड करती है हमारे नॉलेज के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो इमेजेस के थ्रू या तो वर्ड्स के थ्रू। जो भी आप सोच रहे हो आप उसको बोल के भी बता सकते हो, आप उसको इमेजेस के फॉर्म में भी बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पर यूजुअली थिंकिंग जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजेस और वर्ड्स के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, वो अपनी थिंकिंग को या अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट थिंकिंग रिप्रेजेंटेड थ्रू। थिंकिंग इज रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस एंड वर्ड्स। फाइन, क्लियर है? डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन वी इन्फर थिंकिंग फ्रॉम समवन्स बिहेवियर? गिवन एग्जाम्पल। किसी के बिहेवियर को देख के क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा और उसकी थिंकिंग कैसी होगी? इसका कोई एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा बताना है आपको। ठीक है, देखो हम बताएंगे कि थिंकिंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम वंस बिहेवियर। थिंकिंग एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, इसे किसी के बिहेवियर से ही समझा जा सकता है। जैसे अगर आप देखते हो कि कोई एक चेस प्लेयर सोच रहा होता है, तो वी कैन नॉट ऑब्जर्व व्हाट ही इज थिंकिंग, बट वी कैन इन्फर अबाउट हिज थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजीज फ्रॉम हिज नेक्स्ट मूव। जैसे मान लो कोई चेस खेल रहा है, अब वो अपने अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है आपको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बिहेवियर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वो इस तरीके से पूरा जो वो है शीट उसके ऊपर देख रहा है और अच्छे से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसके बाद में उसने किसी तरह का कोई एक मूव किया उस पर, जिससे सामने वाले के ऊपर किसी तरह का एक मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसका जो प्लेयर था उसको उसने हटा दिया। तो उसके इस मूव से हमको ये समझ में आएगा कि अच्छा देखा इसने इस तरीके से थिंकिंग करी थी, तब जाके इसने इस तरीके का मूव लिया है। तो दैट इज समथिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा 60% के आसपास ही लेकर आता है, 50 to 60% के आसपास ही उसके मार्क्स आते हैं। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में उसके जो मतलब परसेंटेज आए किसी क्लास में, मान लो 11th क्लास में ही, वो 78% आते हैं। तो आप क्या एक चीज़ इसके बिहेवियर से ये देख पाओगे कि देखो इसने मेहनत करी है, इसने सोचा होगा कि अब मुझे ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास 11th में आ चुका हूँ, 10th तक का जैसा था तो हो गया, अब मुझे अच्छे मार्क्स लाने, इसलिए इसने अच्छे मार्क्स लेकर आया है। तो अंदर थिंकिंग क्या चल रही है ये हमको नहीं पता, लेकिन बिहेवियर से हम बता सकते हैं कि वो अपने अंदर ही अंदर क्या एक चीज़ सोच रहा है। क्लियर? तो दैट इज एग्जाम्पल एंड दैट इज थिंकिंग फ्रॉम समवन्स बिहेवियर वी कैन इन्फर। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम्पल चेस का भी दे सकते हो, स्टूडेंट का भी दे सकते हो, और कोई अच्छा आता है वो भी दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिकल एंड लेटरल थिंकिंग। वर्टिकल और लेटरल थिंकिंग क्या होती है ये आपको बताना है। देखो, वर्टिकल थिंकिंग involves mental operations that move in a straight line back and forth between lower and higher level concepts, whereas lateral thinking involves looking for alternative ways of defining and interpreting problems. जो vertical thinking होती है वो एक straight line में होती है, बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। ये चीज़ सोची फिर इस पर आ गए, फिर ये सोच सकते हैं पर ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो किया जा सकता है पर ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है एक थिंकिंग पैटर्न चलता रहता है।
जो लेटरल थिंकिंग होती है उसमें होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना, उसके सॉल्यूशन को ढूंढना, तो आप उसके लिए अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढते हो कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ये नहीं तो ये भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है. सो दिस इज लेटरल थिंकिंग, दैट इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डिफाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्रॉब्लम्स. एंड वर्टिकल थिंकिंग इज बैक एंड फोर्थ, लोअर एंड हायर लेवल कॉन्सेप्ट. ऐसा भी तो किया जा सकता था पर ये भी तो होता है, ये भी तो हो सकता था पर ऐसा भी है ना. तो दैट इज समथिंग व्हाट वर्टिकल थिंकिंग. ठीक है, ऐसा जैसे डिफाइन नहीं किया जा सकता बट इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. आप चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो. एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा अपने आंसर में दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. जितने एग्जाम्पल्स देते चले जाओगे ना उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते चले जाएंगे. एग्जाम्पल से क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. जैसे कभी किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप भी बोलते हो ना कि मैम एग्जाम्पल से बताओ ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो वैसे ही जब आप अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू लिखते हो ना, तो जो कॉपी चेक करते हो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. और वो ये देखते हैं कि देखो आप कितना ज़्यादा सोच पा रहे हो कि आप इसको किसी एग्जाम्पल से भी रिलेट कर रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स तो आप दे सकते हो, वेरी शॉर्ट हो लॉन्ग हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन है एग्जाम्पल दो. बट द ओनली थिंग इज वर्ड लिमिट को देखना है. ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और एग्जाम्पल ही कम से कम आधे पेज का हो गया. तो दैट इज नॉट द केस इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू कल्चरल ब्लॉक्स अराइज? कल्चरल ब्लॉक्स क्यों अराइज करते हैं, क्यों कल्चरल ब्लॉक्स होते हैं? ठीक है, वो हमको बताना है. तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले आपको कल्चरल ब्लॉक्स पता होना चाहिए. देखो, कल्चरल ब्लॉक्स अराइज ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट, द टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेटस क्यू, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेडियोक्रिटी, preservation of personal security, social pressure, over dependence on others, etc. कल्चरल ब्लॉक्स तब अराइज होते हैं जब हमको ये डर होता है कि हम एज़ कम्पेयर टू अदर्स दूसरों से कुछ डिफरेंट हैं, या हमारे अंदर जो है स्टेटस क्यों मेंटेन करने की एक टेंडेंसी है, या मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर एक विलिंगनेस है, या फिर हम जो है पर्सनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, या फिर हम सोशल प्रेशर को नहीं चाहते हैं, या हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो वो एक कल्चरल ब्लॉक को दिखाता है ना. और ये जो कल्चरल ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे क्रिएटिव थिंकिंग या एक्सपेंडेड थिंकिंग के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से बून होते हैं. ठीक है, मतलब बेन होते हैं. फाइन, तो दैट इज कल्चरल ब्लॉक्स. ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन नोआम चॉम्स्की एंड स्किनर्स व्यूज ऑन लैंग्वेज. चॉम्स्की एंड स्किनर का क्या व्यू था लैंग्वेज को लेके, वो आपको बताना है. तो सबसे पहले आप ये बताओगे, स्किनर्स स्ट्रेस ऑन लर्निंग एक्सप्लेन्स व्हाई इन्फेंट्स एक्वायर द लैंग्वेज दे हियर एंड हाउ दे ऐड न्यू वर्ड्स टू देयर वोकैबुलरीज, व्हाइल चॉम्स्की स्ट्रेस ऑन अ बिल्ट इन रेडीनेस टू लर्न ग्रामर, एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सो रेडिली विदाउट डायरेक्ट टीचिंग. स्किनर का फोकस ये होता है कि कैसे जो इन्फेंट्स हैं वो लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं, जो भी लैंग्वेज वो सुन रहे हैं, और कैसे उस लैंग्वेज में नई नई वोकैबुलरी ऐड कर देते हैं. वहीं नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि एक बिल्ट इन रेडीनेस जो हमारे अंदर होती है कि हम ग्रामर को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो बच्चे होते हैं वो उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं बिना डायरेक्ट टीचिंग के. मतलब आप उनको नहीं भी सिखाओगे तो भी वो आपकी चीज़ों को सुन के सीख जाते हैं. तो ये नॉम चॉम्स्की का कहना है. तो दोनों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, किसको लेके, लैंग्वेज को लेके. क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं वेरी शॉर्ट के. आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम्पल कहाँ इंक्लूड करना है, फ्लो चार्ट कहाँ बना सकते हैं, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखो. यहाँ से क्वेश्चन देखो, आंसर को समझो, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो. फाइन, और इसी के साथ में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट. तो अभी तक हमने वेरी शॉर्ट कंप्लीट कर लिए, अब शॉर्ट आंसर्स करेंगे. शॉर्ट आंसर्स दो तरह से आते हैं, एक आते हैं 3 मार्क्स के, एक आते हैं 4 मार्क्स के. जो 3 मार्क्स के होते हैं उसमें आपकी वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स होती है, और जो 4 मार्क्स के होते हैं उसमें आपकी वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स होती है. 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे ऑब्वियसली, और साथ ही साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह भी देंगे. जैसे वेरी शॉर्ट में ऐसा था ना, जो पूछ रहे हैं सीधा वही लिख रहे हैं. यहाँ पर ऐसा है थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, थोड़े पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है, वर्ड लिमिट को मैच करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, एग्जाम्पल देने, ये सारी चीज़ें. ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में अपने आंसर को लिखें और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें. क्लियर, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको करना है. 60 वर्ड्स में जहाँ तक है बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है ना, लेकिन 4 मार्क्स वाले में आप कर सकते हो. क्लियर, तो ऐसे 2 तरह के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, इनका ध्यान आपको रखना है. फाइन, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21.
Surbhi has been assigned a project on a social problem. To conduct her study, she needs to know about the steps of problem solving. List steps of mental operations involved in problem solving. सुरभि को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स पे उसको काम करना है। अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उसको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम है तो कौन कौन से मेंटल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है तो उसमें क्या क्या मेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सुरभि को एक टास्क दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है सोशल प्रॉब्लम पे। अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको मेंटल ऑपरेशन जो भी रिक्वायर्ड होते हैं या जो भी स्टेप्स ज़रूरी होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो यहाँ पर बताना है। इन शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है वो बताना है। क्लियर, क्वेश्चन घुमावदार है, बट हमको क्या एक चीज़ की कोशिश करनी है कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है वो हमको समझना है। हम लोग जनरली क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि मैम हमने तो सब कुछ लिखा था, सारे पॉइंट्स लिखे थे, फिर भी आंसर क्यों नहीं मिले, शायद हम आंसर की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाए, है ना। तो देखो अब आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। In problem solving, there are two states, that is initial state which is problem and there is an and state which is goal. So these two states are connected by means of several states and by mental operations. तो आंसर हमारा किसी चीज़ पर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन हमको देना है, इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। नाउ व्हाट हैपेंस कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो स्टेट्स आते हैं। देखो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो आप कि दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। नाउ इट हैज टू स्टेट्स। नंबर वन इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को समझते हो। दूसरा होता है आपका एंड स्टेट। एंड स्टेट में आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मतलब रीच करना चाहते हो, अपने गोल को पहुंचना चाहते हो। सो इनिशियल स्टेट मींस एनालाइजिंग प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट एनालाइजिंग प्रॉब्लम, एंड दिस इज अचीविंग गोल। प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो जनरली ये दो स्टेट होती हैं, बट इन दो स्टेट्स के बीच में बहुत सारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं और उन मेंटल ऑपरेशंस के थ्रू ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं मेंटल ऑपरेशंस की, वो अब हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। बट आप मुझे बताओ, एक छोटा सा फ्लो चार्ट तो आप बना ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ अपने आंसर में, है ना, प्रैक्टिस करो इनकी, आपको ईजी पड़ेगा एग्जाम टाइम में। तो ये आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया। अब इसके बाद में स्टेप्स की हमने बात करी, तो पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वजह, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, क्या समस्या है जिसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है या हमको स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी चीज़ है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, जैसे मान लो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने वो तो समझ ली कि ये मेरी प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम को और डिटेल में जानना कि अब इस प्रॉब्लम है तो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसको अच्छे से एनालाइज करना। थर्ड इज प्लान द सॉल्यूशन एंड सेट सब गोल्स। अब आपने कहा कि चलो यार प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब इसके लिए हमको सॉल्यूशन प्लान करना होगा। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो थोड़े थोड़े सब गोल्स बना लो। जैसे एग्जाम्पल लेके समझे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एग्जाम स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस क्यों है, क्या कारण है, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, पता चला एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, एग्जाम आने वाले हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और उसी स्ट्रेस की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम है एग्जाम स्ट्रेस। तो आपने कहा प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करो। अब एग्जाम स्ट्रेस है तो कैसा वाला एग्जाम स्ट्रेस है, क्या सिर्फ डर लग रहा है कि क्या पता पेपर कैसा आएगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं की है तो एग्जाम में कैसे आंसर लिखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करो। मान लेते हैं कि प्रॉब्लम ऐसी है कि भाई आपने पढ़ाई नहीं करी है और पढ़ाई ना करने की वजह से आपको पता है कि एग्जाम आ जाएंगे, पढ़ाई करी नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है सॉल्यूशन को ढूंढो। तो आपने एक काम करते हैं, सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले बात तो पढ़ना स्टार्ट करो।
देखो टाइम वाइम कितना बचा है ना, कितना टाइम बचा है एग्जाम होने में, कितना टाइम आपके पास में है, और साथ ही साथ में सिलेबस कितना है, कितना सारा कुछ आपको पढ़ना है, ये सारा कुछ जो है इसके बारे में सोच लो। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देखो कि भाई सिलेबस देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, सारा कुछ कितना क्या क्या बचा है। अब इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने का मतलब ये कि मान लेते हैं आपके पास में 1 वीक बचा है और सिलेबस आपके पास में बहुत सारा है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपका बचा हुआ है। तो आपने कहा भाई सॉल्यूशन ढूंढो, क्या किया जा सकता है। या तो ये है कि दिन रात पढ़ाई करते रहो, है ना, या तो ऐसा किया जा सकता है कि डे नाइट जो है पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी ब्रेक मत लो। या फिर ये किया जा सकता है कि बेटर है पढ़ो ही मत, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया, हमने कहा सुनो ऐसा है कि नहीं पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, बेटर है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस ये कर लेते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चन पहले आए हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, है ना। तो अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने कहा 1 हफ्ता बचा है, जितना इंपॉर्टेंट पता है इस सब्जेक्ट में वो सब पढ़ने की कोशिश करते हैं एक दिन में। इवेल्युएट द आउटकम्स। आपने कहा कि यार लेकिन ऐसा है कि अगर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो चांसेस तो हैं कि उसमें से 50% क्वेश्चन आएगा, लेकिन बाकी 50% का क्या करेंगे, क्या ये टेक्निक अच्छी भी है या नहीं। तो आप बोलेंगे कि देखो ना पढ़ने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ पढ़ ही लिया जाए, तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ लेते हैं, अगर लगा कि टाइम बच रहा है तो फिर और बाकी चीज़ों को भी पढ़ लेंगे। तो आपने कहा चलो अच्छी बात है, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वापस से सोचो, थोड़ा सा रीडिफाइन करो अपने प्रॉब्लम को, अपने सॉल्यूशन को, और उसके बाद में अपना पढ़ाई करना जो है वो आप स्टार्ट कर दो। सो दैट इज समथिंग कि प्रॉब्लम को समझो, उसके सॉल्यूशन को समझो, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ों को सोचना समझने के बाद में ही आपको जो है उसके ऊपर वर्क करना है। सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे मेंटल ऑपरेशंस इसके अंदर लगते हैं। आप इसको जैसे मैंने एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है, आप इसको अपने एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो और साथ ही साथ में अच्छे से अपने आंसर को लिख सकते हो। आपने यहाँ पर देखा ना कितने अच्छे से हमने आंसर को लिखा है। देखो हमने स्टार्ट करा, हमने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन में हमने ये पूरा कुछ लिख दिया। मतलब आपने इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख दिया। उसके बाद में आपने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की 2 स्टेजेस होती हैं। ये स्टेज बताते समय आपने फ्लो चार्ट भी बना दिया। फ्लो चार्ट अभी मैंने आपको बना के दिखाया था ना कि कैसे आपको पूरा ऐसे ड्रॉ करना है ना, वो आपने फ्लो चार्ट बना दिया। फिर आपसे पूछा था कि मेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, तो देखो आपने पॉइंट वाइज सारे मेंटल ऑपरेशंस भी बता दिए, है ना। पॉइंट वाइज आपने सारे मेंटल ऑपरेशंस भी बता दिए। मैंने आपसे कहा एग्जांपल देना, आपने एग्जांपल भी दे दिया, आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखना है ना। सो ये वर्ड लिमिट को भी मैच कर रहा है, ये एक स्टैंडर्ड आंसर भी है, और ऐसे आंसर लिखेंगे तो मार्क्स भी अच्छे अच्छे आएंगे, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो व्हाट डू यू नो अबाउट ऑसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक। ऑसबॉर्न ने एक ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक दी थी, उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो सिंपल है कि आपको इस टेक्निक के बारे में बताना है अपने आंसर में, तो बताएंगे पूरा कि टेक्निक क्या क्या है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ वाइज लिखा है, आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ चेंज करते रहना, और साथ ही साथ में अगर कहीं पर पॉइंट्स वाली चीज़ें आ सकती हैं लिखने को तो वो भी लिखना, ठीक है। देखो सबसे पहले बताएंगे Osborne's brainstorming technique can be used to increase fluency and flexibility of ideas to open-ended situations. ऑसबॉर्न की जो ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक थी, इसमें ये किया जा सकता है कि आप फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ को बढ़ा सकते हो। किसी भी तरह की सिचुएशन में आप अलग अलग तरह के आइडियाज़ के बारे में सोचो कि ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। Brainstorming is based on the principle that producing ideas should be kept separate from the evaluation of their worth. ब्रेनस्टॉर्मिंग इस एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो भी आइडियाज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको आपको सेपरेट रखना होगा, उनकी वर्थ को इवैल्यूएट नहीं करना है। मतलब वो आइडिया कितना ज़्यादा यूजफुल है या क्या है, या काम आएगा भी या नहीं आएगा, इस पर नहीं सोचना है। ये सोचना है कि कितने आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। द बेसिक असम्पशन इज टू लेफ्ट द माइंड थिंक फ्रीली। बेसिक असम्पशन ये है कि भाई माइंड को सोचने दो, वो जितना सोच सकता है उसको उतना सोचने दो, उसके ऊपर बाउंडेशन मत लगाओ। अगर बाउंडेशन लगा दोगे तो वो शायद नहीं सोच पाएगा, तो बेटर है जितना सोच सकता है उतना उसको सोचने दो। दिस हेल्प्स द फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज एंड पाइलिंग अप ऑल्टरनेटिव्स। इससे आइडियाज फ्लुएंट होंगे, अलग अलग आइडियाज निकलेंगे, साथ ही साथ में
आपको ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे कि ये भी हो सकता है, इसको ऐसा भी किया जा सकता है, फलाना ढिमकाना। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय प्लेइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स खेल के भी किया जा सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और इसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। आप कोई एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, और पॉइंट्स आपको इसमें ऐड ऑन करने के लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ऑसबॉर्न की ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन कौन सी गेम्स हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में किए जा सकते हैं ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये होमवर्क समझ लो आपका। ओके, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन डिटेल। आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, थोड़ा डिटेल में बताना है कि लैंग्वेज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सिंबल्स, फिर इन सिंबल्स को यूज करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। इसका आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, है ना। इसका एक फ्लो चार्ट बन सकता है, सिंबल्स हो गए, रूल्स हो गए और कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ये 3 हैं आपके, तो ऐसे बना सकते हो। देखो यहां पे आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, और फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, और फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर दो आप पॉइंट वाइज, है ना। तो फ्लो चार्ट भी बन गया। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल इसी में इंक्लूड कर सकते हो। कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसको शॉर्ट में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, तो ये आपका फ्लो चार्ट थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा, और बस फिर इसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर दो। ये फ्लो चार्ट्स वगैरह ना बहुत हेल्प करते हैं आंसर को अच्छे से दिखाने में। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो लैंग्वेज क्या होती है पहले वो थोड़ा सा बता देना, फिर उसके बाद में बताना कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है सिंबल्स। लैंग्वेज में होते हैं सिंबल्स, ठीक है, मतलब जो भी आप बोलते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ सिंबल यूज किया जाता है। देखो, इट रिप्रेजेंट समथिंग और समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कॉल द प्लेस वेयर वी लिव एज होम। जैसे हम जहाँ रहते हैं हम उस जगह को होम बोलते हैं, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं हम उसको स्कूल बोलते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं हम उसको फूड बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें एज सच कोई मीनिंग नहीं है, उनमें मीनिंग पर जो है वो हमने ऐड ऑन करा है। When these words are used along with some objects, events, they attain meaning. जैसे स्कूल का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन स्कूल को आपने एक ऐसे सिंबल के साथ में जोड़ दिया है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ दिया है जहां पर पढ़ाई की जाती है, तो स्कूल का मीनिंग बन गया। अदरवाइज सिर्फ अगर स्कूल वर्ड सुनो तो क्या इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग कब मिला? जब हमने उसको किसी एक चीज से अटैच कर दिया, उसको जोड़ दिया। तो ये आपके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। एंड वी बिगिन रिकॉग्नाइजिंग दोज ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स एक्सेट्रा विद पर्टिकुलर वर्ड्स। तो हम उन चीज़ों के लिए वर्ड्स ढूंढ लेते हैं। जैसे ये, इसको पेन बोला जाता है। पेन का कोई मीनिंग होता है क्या? पर पेन का मतलब आप ये समझते हो जो चीज़ लिखने के लिए यूज़ होती है, तो वो सिंबल्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज को यूज़ करते हो। अब इसके भी रूल्स होते हैं। While combining 2 or more words, we usually follow a definite and accepted order of presenting words, which are called rules. जैसे one would most likely say I am going to school and not school I am going I. मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे नॉट स्कूल आई एम गोइंग आई। नो, देयर आर रूल्स कि आप जो भी चीज़, जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी उसका मीनिंग निकल सकता है, नहीं तो उसका मीनिंग ही नहीं होगा। थर्ड इज कम्युनिकेशन। इसमें बोल रहे हैं कि लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग वंस थॉट्स, आइडियाज, इंटेंशंस, फीलिंग्स टू अदर्स। लैंग्वेज के ही थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, या जो भी हम सोच रहे होते हैं या जो भी हम करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी लैंग्वेज का यूज़ होता है। मैनी टाइम्स वी कम्युनिकेट यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। बहुत बार हम गेस्चर या पोस्चर्स को यूज़ करके भी जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज होती है वो भी लैंग्वेज का ही एक फॉर्म होता है। एंड पीपल हैविंग सीवियर हियरिंग या स्पीच प्रॉब्लम्स, तो कम्युनिकेटिंग यूजिंग साइंस। जो लोग सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो वो लोग जो है कहीं बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती हैं, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बोलते हैं, है ना। तो ये आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज के। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे आंसर अपना लिखना है। Then you have next question, that is question number 24. Elucidate Noam Chomsky's view
ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। नॉम चॉम्स्की ने क्या अपने व्यूज दिए थे लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके? तो नॉम चॉम्स्की का कहना ये था कि नेचुरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया और वो बोलते थे कि द रेट एट विच चिल्ड्रन एक्वायर वर्ड्स एंड ग्रामर विदाउट बीइंग टॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय लर्निंग प्रिंसिपल्स। नॉम चॉम्स्की ने नेचुरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज दी और उनका ये मानना था कि जिस रेट पर एक बच्चा वर्ड्स या ग्रामर को समझने लग जाता है बिना सिखाए, वो लर्निंग प्रिंसिपल के थ्रू नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चा है, उसको आप कुछ भी नहीं सिखाओगे, उसको बोलना नहीं भी सिखाओगे ना, तब भी वो आपको देख देख के कुछ चीज़ें बोलना या करना सीख जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की नकल करते हैं, तो आप जो बोलोगे वो वही चीज़ को बोलने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे। सो दैट इज़ कि उनके अंदर जो रेट होता है ना, वो मतलब बहुत ही अच्छा होता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं बिना सिखाए, बिना लर्निंग प्रिंसिपल्स के भी वो इन चीज़ों को सीख लेते हैं। Children also create all sorts of sentences they have never heard and therefore could not be imitating. So children throughout the world seems to have a critical period, a period when learning must occur if it is occur successfully for learning language. Children जो हैं वो सभी तरह के sentences create कर लेते हैं जो भी वो सुनते हैं, मतलब जो भी वो सुनते हैं वो सारी चीज़ों को imitate करना start कर देते हैं। Now therefore could not be imitating all sorts of sentences they have never heard। साथ ही साथ में बच्चों के अंदर ये एक चीज़ भी होती है कि जो sentences उन्होंने कभी नहीं सुने है ना, वो उसको भी बोलने लग जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि हम ये एक चीज़ देखते हैं कि बच्चों की लाइफ में एक क्रिटिकल पीरियड आता है, एक ऐसा पीरियड जब लर्निंग उनकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर वो उस एक टाइम पर आकर सक्सेसफुली हो जाती है तो वो लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो गो थ्रू द सेम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे हर एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। वैसे ही वो बोलना सीखते हैं, वैसे ही वो वर्ड्स को सीखते हैं। कभी कभी उन्हें सिखाया जाता है, कभी कभी उन्हें बिना सिखाए भी वो सीख जाते हैं। कभी कभी किसी को देख के सीख जाते हैं और कभी कभी कोई ऐसे शब्दों को भी सीख जाते हैं जो शायद उन्हें कभी सुने ही नहीं थे बट फिर भी उनके अंदर आ जाते हैं। ऐसा नॉम चॉम्स्की बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। नाउ चॉम्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन गिवन एडिक्वेट केयर। तो बोलते हैं कि जैसे हमारे अंदर फिजिकल मैच्योरेशन आता है ना, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी डेवलप हो जाती है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चे को जिम नहीं भेजते हो कि बेटा जिम जाओ तो तुम्हारी हाइट हो जाएगी, वो जस्ट नेचुरली उसके अंदर डेवलप होती है। तो इट इज़ जस्ट लाइक हैपन्स टू द चाइल्ड। तो वो बोलते हैं कि लैंग्वेज भी ऐसे ही है, इट इज़ जस्ट लाइक हैपन्स टू द चाइल्ड। आपको उसके लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को सीख लेगा और समझ लेगा। सो चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ यूनिवर्सल ग्रामर। बोलते हैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही ग्रामर वगैरह सब कुछ आती है और वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजिली सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉम चॉम्स्की का कहना था लैंग्वेज को लेके। आपसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से उसका पूरा आंसर लिखना होगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, स्किनर ने भी इम्फेसिस दिया था लर्निंग के ऊपर, लेकिन वो ये बोलते थे कि बच्चे जो है जो सुनते हैं ना उन वर्ड्स को एक्वायर करते हैं, लेकिन चॉम्स्की बोलते थे नहीं नहीं, वो ऑलरेडी उनके अंदर नॉलेज होता है, अपने आप ही सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ पे अगर लिखते हो तो। Now question number 25, how is thinking influenced by our beliefs, values and social practices? हमारी thinking, हमारे beliefs, हमारे values, हमारी social practices से कैसे influence होती है? तो बोल रहे हैं कि the way we think is influenced by our beliefs, values and social practices, and a study was conducted on American and Asian students by showing pictures of fish swimming in underwater। बोल रहे थिंकिंग कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है? तो बोल रहे हैं आप जैसा भी थिंकिंग करते हो वो कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स, वैल्यू, सोशल प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है। मतलब जिस भी तरह का आपके वैल्यूज़ हैं, जिस भी तरह की आपकी एक बिलीफ सिस्टम है कि आप ऐसा ही मानते हो, कहीं ना कहीं वहीं से ही हमारी थिंकिंग जनरेट होती है। एक स्टडी कंडक्ट की गई अमेरिकन और एशियन स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको पिक्चर्स दिखाई गई जहाँ पर वाटर के अंदर फिश जो है वो स्विम कर रही थी। द सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू लुक एट द पिक्चर एंड लेटर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे सॉ। तो बच्चों से बोला कि आपने जो भी देखा है उसको डिस्क्राइब करो, है ना। एक क्लिप उनको दिखाई गई, उस क्लिप में ऐसा था कि एक फिश जो है वो वाटर के अंदर स्विम कर रही है। फिर उनसे पूछा, अमेरिकन और एशियन स्टूडेंट्स थे, फिर इनसे पूछा कि आपने जो देखा उसको डिस्क्राइब करो। तो अमेरिकन स्टूडेंट फोकस्ड ऑन द बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट यूनिक फीचर्स लाइक द बिगेस्ट फिश। अमेरिकन स्टूडेंट्स ने फोकस करा बिग चीज़ों पर, जो ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा ब्राइट थी, ज़्यादा यूनिक फीचर्स थे। जैसे सबसे बड़ी जो फिश थी उन्होंने उसके ऊपर बात करी। वहीं जो एशियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करा। बैकग्राउंड इन द सेंस कि उन्होंने कहा
फिश तो वाटर के अंदर स्विम कर ही रही है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा रॉक्स हैं, वाटर में जो है कुछ कुछ ग्रीन चीज़ें भी हैं, और बॉटम में क्या क्या सारी चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पर, उनने उसके ऊपर फोकस करा। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। जिस तरह का बिलीफ सिस्टम हमारा होगा, जिस तरह की सोशल प्रैक्टिसेस हमारी होंगी, जिस तरह का कल्चर हमको सिखाया जाएगा, कहीं ना कहीं उसी तरह की आप चीज़ों पर फोकस करने लग जाते हो, आपका थिंकिंग स्टाइल जो है ना वो कुछ उसी तरह का हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट American usually analyze each object separately, which is called analytical thinking. Asian people, that is Japanese, Chinese, Koreans, think more about the relationship between objects and background, which is called holistic thinking. तो Americans कहीं ना कहीं analytical thinking करते हैं, वो चीज़ों को analyze करते हैं, हर एक object को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा है। वहीं जो Asian people होते हैं वो relationship के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस object का उनके background के साथ में क्या एक relationship है, तो कहीं ना कहीं वो holistic thinking करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो एक impact है वो कहाँ से आ रहा है, वो सारा कुछ आ रहा है आपके कल्चर की वजह से, आपके सोशल प्रैक्टिसेस की वजह से, आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़ की वजह से। तो इस तरह से थिंकिंग जो है वो बिलीव्स, वैल्यूज़, सोशल प्रैक्टिसेस के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। फाइन, यहाँ तक भी समझ में आया, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो नाउ 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक, ये हमने वेरी शॉर्ट में भी करा था, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो उसमें आपको फिर पूरा ड्रॉ करना है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 6 थिंकिंग हैट्स है तो आपको पूरे जो है 6 ऐसे करके ब्लॉक्स बनाने हैं और उसमें आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अभी देखो समझ लेते हैं कैसे कैसे लिखना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक किसने दी थी, क्या हुआ था, वो बताओगे इंट्रोडक्शन में। सो वी विल राइट दैट एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने 6 थिंकिंग हैट्स टेक्निक को डेवलप किया था, जिसमें टेक्निक्स अलग अलग थी थिंकिंग को लेके, या डिफरेंट मॉडल्स थे थिंकिंग को लेके। जैसे वाइट हैट थिंकिंग का मतलब होता था गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, फिलिंग गैप्स इन इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो उसमें किस चीज़ की कमी है उसको फुलफिल करना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फैक्ट्स जानना, ये सब वाइट हैट थिंकिंग है। रेड हैट कवर्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर फीलिंग्स या इमोशंस का क्या प्रभाव पड़ता है, या एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑन द सब्जेक्ट, ये रेड हैट के अंदर बताते हैं। ब्लैक हैट रिप्रेजेंट जजमेंट, कॉशन एंड लॉजिक। ब्लैक हैट के अंदर आप किसी को जज कर रहे हो या अपनी ही किसी चीज़ को जज कर रहे हो, कैसे आप लॉजिक यूज कर रहे हो, ये सारा कुछ आता है। येलो हैट कवर्स थिंकिंग ऑन व्हाट विल वर्क एंड व्हाई इट विल बी बेनिफिशियल। येलो हैट में रहता है कि क्या चीज़ वर्क करेगी, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो क्या हमको करना चाहिए। Green hat is for creativity, alternatives and changes, and blue hat represents thinking about the process and not the ideas as such. तो ये 6 थिंकिंग हैट टेक्निक है जो एडवर्ड डी बोनो ने बताई थी। आप इसमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको बना सकते हो, आप इसको चाहो तो ऐसे डिस्क्राइब भी कर सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ लार्ज सर्कल। ठीक है, first of all, yes, we will make a large circle, then we'll make a small circle inside. Okay, okay, fine. Now we will write here Edward D. Bono's 6 hat टेक्निक। ठीक है, एडवर्ड डी बोनो ने 6 हैट टेक्निक दी थी, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। नाउ वी विल मेक 6 blocks here. This is 1, this is 2 and 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, एक 6 और बना देती हूँ। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, रुको। ओके, नाउ दिस विल बी 6, 1 2 3 4 5 6. Okay, now we will write down the colors. So we have color white,
रेड, ठीक है, ये रेड अच्छा लग रहा है, ऐसे लिख देते हैं इसको, रेड. देन यू हैव इज ब्लैक, ओके. देन यू हैव इज येलो, ओके, ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है, ये कलर्स हमने लिख दिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं. सो दिस इज ब्लू एंड दिस इज ग्रीन. अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके अंदर लिखेंगे. देखो कैसे लिखेंगे. सो वी हैव सीन हियर दैट व्हाइट हैट क्या रिप्रेजेंट करी है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड फिलिंग गैप्स इन इंफॉर्मेशन. मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगी, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा, या सिर्फ मैं इतना लिख दूं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. क्लियर. रेड में मैंने क्या एक चीज पढ़ी, रेड का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑन दी सब्जेक्ट. तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है, आप और अच्छा ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर ब्लैक हेड क्या है, जजमेंट, कॉशन, लॉजिक. तो मैंने बता दिया यहां पे जजमेंट, कॉशन, लॉजिक. ठीक है, येलो में क्या था मेरा, व्हाट इज गुड एंड व्हाई इट इज बेनिफिशियल, या व्हाट विल वर्क एंड व्हाई. तो मैंने यहां पे लिख दिया व्हाट विल वर्क एंड व्हाई. ठीक है, मैंने ब्लू के अंदर क्या पढ़ा, थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस एंड नॉट आइडियाज. सो आई राइट थिंकिंग अबाउट प्रोसेस not ideas. Okay, and green is for creativity, alternativeness and changes. तो मैं सिर्फ creativity भी लिखूंगी, that is also more than enough. तो ये हो गया मेरा creativity. अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकती हूँ. कैसे, जैसे ये यहाँ पे मैंने ग्रीन को हाईलाइट कर दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइट को हाईलाइट कर दिया. ये मैं कर सकती हूँ, मेरे पास में थोड़ा टेक्निक है, आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये दिखेगा ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा अच्छे से आप इसमें और क्रिएटिव सोच सकते हो कि आपको इसको कैसे और अच्छा ड्रॉ करना है. एग्जामिनेशन में मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, है ना. तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लो. आप इसको ऐसे यहाँ पे फिल कर दो. एडवर्ड डी बोनो को 6 हैट टेक्निक इन्होंने बताई थी, है ना. ये देखो ऐसे अच्छा सा बना दो कुछ ड्रॉ करके. तो ये एक चीज़ क्या दिखा रहा है, एक मतलब आपके पास में और अच्छे से थोड़ा पेज पे स्पेस होगा, आप कर सकते हो. मेरे पास जितना स्पेस था मैंने उसमें बनाया. आप इसको और अच्छे से दिखा सकते हो कि कैसे उन्होंने 6 हैट टेक्निक्स दिखाई है, क्या क्या सारा कुछ उन्होंने बताया है इन टेक्निक्स के अंदर. और जितना अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो वैसे ड्रॉ करो. बॉक्स बना के ड्रॉ करना है, बॉक्स बना के ड्रॉ करो. लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाओ अपने आंसर में. ये क्रिएटिविटी आपको मार्क्स बहुत अच्छे दिलवाएगी, है ना. तो थोड़ा सा क्रिएटिव सोचो. फाइन, सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप सो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर भी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी. फाइन, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. हाउ डू परसेप्चुअल मोटिवेशन एंड इमोशनल ब्लॉक्स हिंडर क्रिएटिव थिंकिंग. तो इसमें हम हमारे आंसर में ये लिखेंगे, सबसे पहले परसेप्शन के बारे में बताएंगे. आपको 3 चीज़ें बतानी है, आपका अपना परसेप्शन, आपके मोटिवेशन, आपका इमोशनल ब्लॉक. ये सब क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे रोक देते हैं, इनकी वजह से आप कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते. सबसे पहली चीज़ है परसेप्शन. परसेप्शन क्या होता है, हमारी एक अपनी सोच चीज़ों को लेके कि ये ऐसा ही होता है, ये चीज़ ऐसी ही रहती है. तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग. अब हम एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रख लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होती है, ये चीज़ ऐसी ही की जाती है. तो जब आपने अपने आप को ऑलरेडी बाउंड कर दिया है किसी चीज़ से और आपने सोच लिया कि ये तो ऐसा ही होता है, तो आप ऑलरेडी कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाओगे. तो पहली चीज़ आपका परसेप्शन हो गया. दूसरा क्या एक चीज़ होती है, आपका मोटिवेशन.
अगर आपके अंदर किसी काम को करने की मोटिवेशन ही नहीं है, आप भले ही बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। इमोशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज़ इमोशनली आपको रोक रही है, तो दैट विल ऑल्सो हिंडर क्रिएटिव थिंकिंग। पर आंसर कैसे लिखे मैडम? देखो, द परसेप्चुअल ब्लॉक्स प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग ओपन टू नोवेल एंड ओरिजिनल आइडियाज। हमारा परसेप्शन कहीं ना कहीं हमको रोक देता है कि हम ओरिजिनल आइडियाज को या नोवेल आइडियाज के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स we self-impose boundaries and limitations while solving problems, so though they are not mentioned explicitly, going beyond these boundaries require creative thinking। हम क्या करते हैं ना, अपने आसपास में बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं कि हमको तो बस इतना ही करना है, हमको ये चीज़ करना ही नहीं है, या हम अपनी इस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, इससे बाहर तो हम जाएंगे ही नहीं। जब आप ऑलरेडी अपने ऊपर एक बाउंडेशन लगा रहे हो तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कैसे सोचोगे? आपने अपने आप को बॉक्स के अंदर बंद कर लिया तो बॉक्स के बाहर कैसे निकलोगे, है ना? क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर्स कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो। तो इसीलिए ये जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, ये सब हमको कुछ क्रिएटिव सोचने नहीं देती हैं, और जब हम इन बाउंड्रीज को तोड़ते हैं तभी हम कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। तो पहला हो गया आपका परसेप्चुअल। दूसरा आपका मोटिवेशनल एंड इमोशनल ब्लॉक्स हैं। देखो, these also create barriers which implies that creative thinking is not just cognitive processes। आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपको डर लग रहा है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, आपको डर लग रहा है कि आप दूसरों से अलग हो, आपको डर लग रहा है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका खुद को लेके बड़ा ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है, आप खुद को लेके बड़ा ही नेगेटिव सोचते हो कि आप तो कोई काम कर ही नहीं सकते हो। इन सारी चीज़ों की वजह से ना क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीपल विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ to put in extra efforts to achieve something. Some people may leave a problem in between, assuming that they cannot continue further. So some people have negative assumptions about themselves. They feel that they are not capable of doing some task. जैसे मान लो आपको बोला जाता है कि एक माउंटेन है, आपको उस माउंटेन को क्लाइंब करना है। अब मान लेते हैं हिमालय है ना, हिमालय बहुत ज़्यादा हाइट है, अब बहुत कम लोग उसको क्लाइंब कर पाए हैं, तो उन्होंने कहा हिमालय आपको क्लाइंब करना है। अब 10 लोग थे, 10 में से 5 ने तो पहले गिव अप कर दिया, बोले नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा माउंटेन हम कर ही नहीं सकते, पहले गिव अप। अपने अंदर से ही एक चीज सोच के रखिए कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अपने आप को लेके एक नेगेटिव सोच बनाना कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। 5 लोगों ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया, बचे 5। हमने कहा भाई क्लाइंब करो, तो उन्होंने कहा कि यार सोच तो रहे हैं करने का, लेकिन अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आ रही है, अंदर से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या कर पाएंगे, और अगर हम फेल हो गए तो मान लो ऊपर जाके हमारी डेथ हो गई तो वो एक फियर है और उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ऐसा मानते हैं कि नहीं हो नहीं पाएगा, आधे रास्ते में ही जाके क्या पता ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिली और चले गए तो बोले नहीं जा पाएंगे। एक अपना परसेप्शन कि हिमालय क्लाइंब स्ट्रांग लोग करते हैं और हम तो स्ट्रांग है ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको नेगेटिव बनाती हैं, ये आपके अंदर के मोटिवेशन को कम करती हैं, आपको मतलब थोड़ा कुछ एडवेंचर नहीं करने देती लाइफ में, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी क्लाइंब नहीं करते हैं। अब उनमें से मान लो कोई एक ऐसा था जिसके अंदर मोटिवेशन भी बहुत हाई थी और उसने ये सोचा सुनो या तो क्लाइंब हो जाएगा या तो क्लाइंब नहीं होगा, और मान लेते हैं कि मेरी डेथ अगर लिखी भी होगी तो वो भी हो ही जाएगी, तो डरना क्यों, एटलीस्ट ट्राई तो मैं करके ही रहूंगा, है ना। और जब इतने लोगों ने हिमालय क्लाइंब कराया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो चला गया और उसने क्लाइंब कर भी लिया। सो दैट इज कि आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, वो भी शायद कहीं ना कहीं इन्हीं बाउंडेशंस में फंसी हुई है और उसकी वजह से आप क्रिएटिव नहीं सोच पा रहे हो। तो ऐसे करके आपका आंसर आप लिख सकते हो और इसको कंप्लीट भी कर सकते हो। तो परसेप्चुअल भी आपने लिख दिया, है ना, फिर आपने मोटिवेशनल और इमोशनल भी लिख दिया, आपने इसमें एग्जाम्पल देना था वो भी दे दिया, और आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? आई होप सो, नो डाउट, फाइन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन लेव विगोट्स्कीज व्यूज ऑन थॉट्स एंड लैंग्वेज इन डिटेल। विगोट्स्की के जो व्यूज हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताने हैं, ठीक है। उनके जो व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स जो हैं, उनके मतलब लैंग्वेज को लेके और थॉट्स को लेके, वो आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताना है। हम पहले किसके बारे में बताएंगे, विगोट्स्की के बारे में, कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, लेव विगोट्स्की। ही प्रपोज दैट thoughts and language develop in a child separately until about 2 years of age and then they merge। ये बोलते हैं कि सुनो, जो थॉट्स और लैंग्वेज होता है ना, वो एक चाइल्ड के अंदर सेपरेटली इमर्ज करते हैं, मतलब थॉट अलग से हो रहा है, लैंग्वेज अलग से हो रहा है। जब वो करीब 2 साल का हो जाता है तो तब ये दोनों चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, थॉट और लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में एक लिंक, एक कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। बिफोर 2 years
thought occurs before development of speech and is experienced more in action. 2 साल के पहले, मतलब जब वो 2 years old होता है उसके पहले थॉट जो है वो आपके स्पीच से पहले ही डेवलप हो जाता है और थॉट एक्शंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब बच्चा जो है जो उसके अंदर ही अंदर चल रहा है वो उसके एक्शन में देखने को मिलेगा, जो वो सोच रहा है वो बोल नहीं पाता। अभी लैंग्वेज और थॉट का जो है एक क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है। सो दिस इज कॉल्ड पियागेट सेंसरी मोटर स्टेज। इसी को पियागेट की सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है ना। नाउ द चाइल्ड साउंड आर मोर of an automatic reactions like crying when uncomfortable than thought based. तो यहाँ पर जो भी वो एक्ट कर रहा है, जैसे मान लो वो रो रहा है तो वो रो इसलिए रहा है क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो बोल के तो बता नहीं सकता, तो वो उस चीज़ को अपने एक्शंस के थ्रू बता रहा है ना। और इसी को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा था, किसने? जीन पियागेट ने। अराउंड 2 years of age the child expresses thought verbally and his or her speech reflects rationality. 2 साल तक का जब वो हो जाता है तब उसके अंदर ये एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि वो अपने जो भी सोच रहा है या जो भी उसके थॉट्स हैं उसको वर्बली एक्सप्रेस भी कर सकता है अपनी स्पीच वगैरह के थ्रू। नाउ चिल्ड्रन आर एबल टू हैंडल थॉट्स यूजिंग साउंडलेस स्पीच। अब वो साउंडलेस स्पीच के बिना भी अपने थॉट्स को हैंडल कर सकते हैं। एंड ही बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थिंकिंग बिकम इंटरडिपेंडेंट। इस एक टाइम पीरियड पे थॉट और लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाता है? इंटरडिपेंडेंट। दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। आप जो सोच रहे हो वो आपकी लैंग्वेज में होगा, जो आपकी लैंग्वेज है उसी अकॉर्डिंग आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। सो द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इनर स्पीच एंड वाइस वर्सा। तो थिंकिंग का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है आपके इनर स्पीच क्वालिटी के ऊपर एंड इनर स्पीच डिपेंड करती है आपके थिंकिंग के ऊपर। थॉट इज यूज्ड विदाउट लैंग्वेज व्हेन द व्हीकल ऑफ थिंकिंग इज नॉन वर्बल लाइक विजुअल और मूवमेंट रिलेटेड। थॉट बिना लैंग्वेज के यूज़ किया जा सकता है जब हम इसमें किसी तरीके का नॉन वर्बल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। मतलब बोल के आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर थॉट बिना लैंग्वेज के भी सर्वाइव कर सकता है। ये पूरी थ्योरी है, ठीक है, व्योगोट्स्की की, जो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। नाउ पीपल यूज लैंग्वेज विदाउट थॉट व्हेन दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और एक्सचेंज प्लीजेंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन से गुड मॉर्निंग हाउ आर यू द अदर पर्सन आंसर्स विदाउट गिविंग अ थॉट वेरी वेल आई एम फाइन। जैसे आपसे कभी कोई पूछता होगा और कैसे हो, तो आप सोच के आंसर नहीं देते हो, आप खुद से आपके अंदर से ये चीज़ आ जाती होगी कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो बिना थॉट के भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो दैट इज समथिंग कि वो प्लीजेंट्रीज या एक्सचेंज प्लीजेंट्री इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए आ जाए। तो when the two functions overlap they can be used together to produce verbal thought and rational speech। तो जब ये दोनों functions overlap करते हैं तो इनको यूज़ किया जा सकता है verbal thought, rational speech इन सारी चीज़ों के लिए। Is that clear? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि व्योगोट्स्की के क्या सारे व्यूज़ थे इनके ऊपर। ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ना, व्योगोट्स्की ने क्या क्या कहा, जीन पियागेट के बारे में भी थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे दे के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीलिंगुअलिज्म and use of mother tongue are a way of life in India explain। इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म और मदर टंग को यूज़ करना ये सब एक तरह से हमारा कल्चर है, हमारी वे ऑफ लाइफ है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। इसको देखो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इंडिया अ वेरी डाइवर्स कंट्री जहाँ पर मोर देन 2000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर मोर देन 2000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 8th शेड्यूल है इसके अंदर हमने 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। तो दिस इज समथिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है ना। ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है कि 8th शेड्यूल में हमने 22 लैंग्वेजेस को स्टेटस दे रखा है। मोर देन 2000 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं। वो एक डाइवर्स कंट्री इंडिया है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने पढ़ी होगी उसमें भी ये एक प्रोविजन हम लेकर आए हैं कि आप अपने प्राइमरी स्कूल वगैरह जो है अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हो। 3 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, एक आप अपनी मदर टंग ले लो, बाकी 2 जो आपको पढ़नी है आप वो लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से हम बोलते हैं कि अब ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है या मदर टंग को यूज़ करना, ये इंडिया में वे ऑफ लाइफ बन चुका है। तो सबसे पहले आंसर को स्टार्ट करोगे तो क्या बताओगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। इंट्रोडक्शन जो आपका होगा
वो सबसे पहले इसी के साथ में होगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है ना। कम्युनिकेटिंग और इंटरैक्टिंग इन 2 और मोर लैंग्वेजेस इज मल्टीलिंगुअलिज्म। इंडिया में कैसे ये सारी चीजें हैं, सो यू विल टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी मैंने आपको बताया है ना। ये सारी चीजें हमको लिखनी है हमारे आंसर में, हमारे आंसर को इफेक्टिव बनाएंगी। फाइन, इसके अलावा क्या लिखेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, लर्निंग ऑफ more than 2 languages is referred to as multilingualism. The term mother tongue has been defined as one's native language. The language is spoken by the individual from the cradle, language ordinarily used at home, language spoken by the mother, etc. मदर लैंग्वेज क्या होती है आपकी, या मदर टंग क्या होती है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो बचपन से आप बोलते हुए आ रहे हो, जो आपके घर में बोली जाती है, जो आपकी मम्मी लैंग्वेज यूज करती है, वो सारा कुछ आपकी मदर टंग है। आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, दैट इज generally the mother tongue is viewed as a language which one identifies at the emotional level, and it is possible for individuals to have multiple mother languages. मदर लैंग्वेज एक या मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल की मल्टीपल मदर टंग हो, है ना। नाउ द इंडियन सोशल कंटेक्स्ट इज लुक्ड बाय ग्रास रूट मल्टीलिंगुअलिज्म। हमारे यहाँ ग्रास रूट मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो ये एक मतलब सोसाइटी में एक क्वालिटी है कि हमारे यहाँ पे बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सब हमारी सोसाइटी का फीचर है। ज़्यादातर इंडियंस एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आज मैं ही हूँ, मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, थोड़ी बहुत मुझे मराठी भी समझ में आ जाती है, थोड़ी बहुत मुझे गुजराती भी समझ में आ जाती है, और मैं संस्कृत को भी समझ लेती हूँ, ठीक है। तो ये मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो मुझे आती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आ जाती है, थोड़ी बहुत बोल नहीं पाते लेकिन समझ में आ जाती है। आप में से भी ना जाने कितने होंगे जिन्हें हिंदी इंग्लिश भी आती होगी, साथ में कोई एक आध लैंग्वेज और भी आती होगी, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज आती होगी, आपको राजस्थानी आती होगी, या आपको जो है आसामीज आती होगी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर जो आपको आती होंगी। नाउ मोस्ट इंडियंस यूज मोर देन वन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज। दस मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया. Studies reveal that bilingualism or multilingualism helps cognitive, linguistic and academic competence of children. तो स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो ये आपके एकेडमिक कॉम्पिटेंस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से बताएंगे कि इंडिया में ये सब वे ऑफ लाइफ है। इज़ दैट फाइन, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस में? समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? डाउट होगा तो बोलना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. How is language helpful for socially suitable ways of communication? लैंग्वेज कैसे हेल्पफुल होती है सोशली सूटेबल वेज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, या आप सोसाइटी में किसी से बहुत ही इजीली कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो लैंग्वेज कैसे हेल्प करेगी? सो विल राइट दैट लैंग्वेज यूज इन्वॉल्व्स knowing socially suitable ways of communication. Knowledge of vocabulary, syntax of language does not ensure proper use of language to achieve the purpose of communication in a variety of social situations. Language जो होती है वो socially suitable ways of communication को बताती है। सिर्फ वोकैबुलरी को जानना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ कुछ लैंग्वेज मेरे को समझ में आ जाती है, तो वो समझ में आना और बोलना, इन दोनों में ही बहुत फर्क होता है ना। तो नॉलेज वोकैबुलरी का या लैंग्वेज ऑफ सिंटेक्स, ये जो सारी चीज़ें, सिर्फ इतने से ही आप इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आप लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो व्हेन वी यूज़ लैंग्वेज वी हैव डिफरेंट प्रैक्टिकल इंटेंशंस लाइक रिक्वेस्टिंग, आस्किंग, थैंकिंग, डिमांडिंग एक्सेट्रा. लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली सर्व दीज सोशल गोल्स, लैंग्वेज यूज मस्ट बी प्रैक्टिकली करेक्ट, कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट, बिसाइड्स बीइंग ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल. तो लैंग्वेज का यूज़ जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको करना चाहिए, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से मतलब उसको बोला जाता है. जैसे कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी को थैंक कर रहे हैं, तो दैट यू मस्ट नो. प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप उस एक चीज़ को यूज़ करें. फाइन. तो इस तरीके से ये हमको सोशली कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट वन शुड हैव exact knowledge of it. Children often have difficulty with choice of appropriate utterances for politeness or for request, and their use of language conveys a demand or a command instead of a polite request. जैसे बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना. अब वो किसी चीज़ के लिए पोलाइटली बोल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई डिमांड कर रहे हैं या वो हमको कमांड दे रहे हैं. तो इसीलिए बच्चों को नहीं पता ना कि कैसे आपको यूज़ करना है लैंग्वेज को. बट वन एन अडल्ट शुड नो दिस थिंग. When children are engaged in conversations, they also have difficulty in taking turns in speaking and listening like adults. तो बच्चों में ये डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन बड़ों में ये चीज़ नहीं होना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लैंग्वेज थॉट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अपने क्लियर रखना। थॉट इज बेसिक एंड नेसेसरी इफ लैंग्वेज इज टू बी अंडरस्टूड, जस्टिफाई। थॉट को बेसिक होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए अगर लैंग्वेज को आपको समझना है तो, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस ही आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो लैंग्वेज को समझना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वी नो कि थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। तो थॉट को जो है बेसिक होना ज़रूरी है अगर लैंग्वेज को समझना है तो, इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? देखो आंसर। जीन पियागेट, a Swiss psychologist, suggested that thought not only determines language but also precedes it. थॉट ना केवल लैंग्वेज को डिटरमाइन कर रहा है बल्कि उसको प्रिसीड भी कर रहा है। लैंग्वेज से पहले थॉट आता है, ऐसा जीन पियागेट का कहना है कि आप बोलते बाद में हो, पहले आप सोच लेते हो चीज़ों को। He argued that children from an internal representation of world through thinking, a child's observation of others' behavior and imitation of the same behavior involve thinking but not language। जैसे उनका कहना ये था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ल्ड को लेके, मतलब अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। बोलना तो वो बहुत बाद में सीखते हैं, पहले उनके अंदर थिंकिंग चलती रहती है। जैसे आप देखोगे कि बच्चे को 4-5 जगह से आवाज़ लगाओगे तो वो पूरे में इधर उधर देखता रहेगा, उसको समझने की कोशिश करता है कि आवाज़ आ रही है तो किसकी आवाज़ आ रही है ना। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर थिंकिंग जो है वो बचपन से ही चलती है, दूसरों के बिहेवियर को देख के वो सीखता है ना, इमिटेट करता है, कॉपी करना स्टार्ट करता है और बहुत टाइम बाद उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। तो लैंग्वेज इज जस्ट वन ऑफ द मीन्स ऑफ थिंकिंग। तो लैंग्वेज एक तरह का मीन्स है थिंकिंग का। एंड एज एक्शंस बिकम पार्ट ऑफ देयर क्वालिटीज, लैंग्वेज मे इफेक्ट चिल्ड्रंस रेंज ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ओरिजिन्स ऑफ थॉट। मतलब लैंग्वेज क्या है, सिर्फ एक मीन्स ऑफ थिंकिंग है और एक्शन जो है वो एज एक्शंस बिकम पार्ट, तो क्वालिटीज लैंग्वेज जो है वो चिल्ड्रन की रेंज ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग को अफेक्ट कर सकती है, बट हमेशा नहीं है कि ओरिजिन ऑफ थॉट को अफेक्ट करे। तो पियागेट बिलीव दैट दो लैंग्वेज कैन बी टॉट टू चिल्ड्रन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड रिक्वायर नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज थिंकिंग। तो लैंग्वेज भले ही सिखा दी जा सकती है लेकिन थिंकिंग के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। जीन पियागेट जो है ना वो थॉट की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लैंग्वेज बाद में सिखाई जाती है। चॉम्स्की जो है वो बोलते हैं कि उनके अंदर ग्रामर वगैरह का नॉलेज होता है, ऑलरेडी सारी चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पियागेट के बारे में बताओगे कि ये थिंकिंग के ऊपर फोकस करते थे, थॉट बेसिक है वो नेसेसरी है, लैंग्वेज को अगर समझना है तो थॉट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लैंग्वेज तो बाद में डेवलप होती है। तो ये पूरा हम हमारे आंसर के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जितना वर्ड लिमिट है उतने में लिखेंगे। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, that is inductive and deductive reasoning allows us to make judgment how। तो पूरा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताना है ना। और पता है इंडक्टिव डिडक्टिव में ना थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ भी करना, जैसे यहाँ पर आप बता रहे हो इंडक्टिव रीजनिंग, सो राइट डाउन पर्टिकुलर टू जनरल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, जैसे लिख ही लेते हैं, चलो। This is particular to general and deductive reasoning is deductive। मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखी है, डिडक्टिव, हाँ सही लिखा है मैंने। सो डिडक्टिव रीजनिंग है आपका जनरल टू पर्टिकुलर। सो ये हो गया जनरल टू पर्टिकुलर, और इसको ऐसे बॉक्स वगैरह में करके बढ़िया से दिखाना तो ये अच्छा दिखेगा कि आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करते रहना, बीच बीच में छोटे छोटे कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करो अपने आंसर में जो क्रिएटिव दिखाए उसको, ठीक है। देखो, सो इन जजमेंट वी ड्रॉ कंक्लूजन्स, फॉर्म ओपिनियंस, इवेल्युएट इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अवेलेबल एविडेंसेस। हम क्या करते हैं जजमेंट में, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ओपिनियंस को बनाते हैं, किसी इवेंट को एवेल्युएट करते हैं और उससे रिलेटेड अपने मतलब नॉलेज और एविडेंसेस के बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, इफ अ मैन इज़ वेरी टॉकेटिव, like to mix with people, can convince other with ease, then he would be most suitable for salesperson job। जैसे मान लो हमने देखा कोई पर्सन बहुत अच्छे से बात कर लेता है, तो आप बोलोगे कि मतलब वो लोगों के साथ में घुल मिल भी जाएगा और इसीलिए एक सेल्समैन की जॉब के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दैट इज कि हमने कोई चीज़ देखी और हमने उससे एक उसको जज करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसा है तो ये पक्का इसके अंदर ये वाली चीज़ें भी होंगी, है ना। तो आर जजमेंट ऑफ दिस पर्सन इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट सेल्समैन। तो ये हमारा जजमेंट किसी चीज़ पर बेस हो गया कि हमको पता है कि एक एक्सपर्ट सेल्समैन की एक ये क्वालिटी होती है कि वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी बात से उनको इन्फ्लुएंस कर देता है। तो हमने ऐसे मान लिया कि ये पर्सन भी उसी चीज़ के लिए है,
दैट वी मीन्स वी आर जजिंग हिम, है ना, तो हम हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज के बेसिस पर उसको जज कर रहे हैं. Sometimes judgment are automatic and requires no conscious effort by the person and occur as a matter of habit. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो जजमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उसके लिए आपको कोई एफर्ट या सोचने वगैरह की जरूरत नहीं है, वो आउट ऑफ हैबिट आपके आ ही जाते हैं. जैसे आपने देखा कि रेड लाइट है तो आप ब्रेक्स लगाओगे ही. However, evaluating of knower or literally text requires reference to your past knowledge and experiences. लेकिन मान लो अगर आप किसी चीज़ को evaluate करना चाहते हो तो आपके लिए past knowledge होना ज़रूरी है. तो इसीलिए जो हमारे judgments होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं हमारे beliefs या attitudes पर, हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं हमारे न्यूली एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर. इसमें जो क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कैसे इसको अलाउ करती हैं, तो आप बताओगे कि इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जहां पर आप किसी स्पेसिफिक फैक्ट्स के बेसिस पर एक जनरल अजम्पशन बना रहे होते हो, और डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि आप जनरल अजम्पशंस बना रहे हो और फिर उससे आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो आप देख रहे हो कि सब लोग रेलवे स्टेशन पर भाग रहे हैं, तो आपने इस एक जनरल अजम्पशन से ऐसा मान लिया कि हो सकता है वो लोग सब जो है लेट हो रहे हैं और इसीलिए सब ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं. तो आपने एक अजम्पशन बना लिया किसी चीज़ को देख के, है ना. तो जनरल अजम्पशंस और पर्टिकुलर चीज़, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि जिन लोगों को भूख लगती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं. जैसे भूख लग रही है, उन्हें खाना नहीं मिला तो वो गुस्सा करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे. तो कुछ लोगों के ऊपर स्टडी करने के बाद में हमने इसको एक जनरल अजम्पशन बना दिया कि सब ऐसा ही करते हैं. तो वो एक इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग की वजह से हम लोग जजमेंट्स बना पाते हैं, लेकिन जजमेंट्स हमेशा ऑटोमेटिक नहीं होते हैं. मतलब कभी कभी ऑटोमेटिक होते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिक नहीं होते हैं. तो दैट इज कि हम हमारे जजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं न्यूली एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर. तो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग लिखना और ये पूरा जजमेंट वाला लिखना, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको अपने आंसर में. इसी के साथ में हमारा आज का ये लेक्चर होता है कंप्लीट एंड आई होप सो कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के. कोई डाउट होगा या कोई चीज़ आपको पूछनी होगी तो आप मुझसे पूछ लोगे कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम और भी डिटेल में सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस करो, खुद से इनके आंसर्स बनाओ, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना. तो प्रैक्टिस करते चलो. किसी तरह का कहीं भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछो. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. पर अभी रुको, जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो. सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं. साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है. तो जो भी यहाँ पर आपको क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन. यहाँ आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स. तो जो भी आपको पढ़ना है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. हम आपसे 2 लेक्चर्स के बाद में कोई पेमेंट नहीं लेने वाले हैं और ना ही हम आपको कोई कूपन बेचने वाले हैं. तो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स. तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें. साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो. और इतना ही नहीं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू वेरी मच.